1963 का साल आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे चुनौती भरा साल था। प्रधानमंत्री नेहरू की उम्र बढ़ती जा रही थी और 1962 के युद्ध में चीन से हारने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी थी। उसी साल हुए 3 बायपोल्स में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। के कामराज तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे ताकतवर शत्रप हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी को दोबारा उठाने के लिए एक प्लान दिया, एक बेहद महत्वाकांक्षी प्लान जिससे कांग्रेस का भविष्य तय होना था। आगे जाकर ये कामराज प्लान के नाम से मशहूर हुआ। क्या था इस प्लान में? 2 अक्टूबर 1963 गांधी जयंती का दिन था। कामराज ने उस दिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई समेत कांग्रेस के 6 और मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। यूं तो कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने का प्लान था, लेकिन साथ ही इसके पीछे कामराज की एक और मंशा थी। कामराज प्लान के तहत तय होने वाला था कि नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 27 मई है और आज की तारीख का संबंध है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। 27 मई 1964 आज की ही तारीख थी जब प्रधानमंत्री नेहरू की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसी दिन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। तब तक के लिए, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सवाल आसान बिल्कुल नहीं था। नेहरू के बाद कौन? देश विदेश के अखबारों में यही सवाल उठाया जा रहा था। अपने जीते जी नेहरू ने कभी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। एक बार बीजू पटनायक ने प्रधानमंत्री नेहरू से कहा था कि वो इंदिरा को मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, लेकिन नेहरू ने कहते हुए इनकार कर दिया कि जिसे भी वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, रातों रात उसके कई दुश्मन खड़े हो जाएंगे। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरा नाम था मोरारजी देसाई का। मोरारजी कुशल प्रशासक थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज उनके पक्ष में नहीं थे। बचे लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री नेहरू की चॉइस थे या नहीं, इसके मामले में कई अलग अलग मत हैं। प्रधानमंत्री नेहरू के सहयोगी और बाद में इंदिरा गांधी के स्पोक्स पर्सन रहे HY शारदा प्रसाद के अनुसार नेहरू कामराज प्लान के थ्रू पार्टी का अगला सर्वा चुनना चाहते थे। इस प्लान के तहत शास्त्री और मोरारजी देसाई को पदमुक्त कर पार्टी में काम करने के लिए भेजा गया, ताकि पूरा देश ये देख सके कि पार्टी को दोनों में से कौन ज्यादा स्वीकार्य है। चूंकि शास्त्री ज्यादा मिलनसार और व्यवहार में मृदुल थे, इसलिए पार्टी वर्कर उन्हीं के पास जाना पसंद करते थे। कामराज प्लान के तहत हुए इस्तीफों के बाद नेहरू ने शास्त्री को दोबारा मंत्रिमंडल का सदस्य बना लिया था और उनकी तबियत खराब होने पर मंत्रिमंडल का काफी काम उन्होंने ही संभाला था। इस बात से संकेत मिलता है कि उत्तराधिकारी के लिए नेहरू की पहली पसंद लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन इस बात के विरोधी मत भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के अनुसार नेहरू हमेशा से ही इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हालांकि नेहरू ने कभी साफ तौर पर यह बात बयान नहीं की थी, लेकिन इस बात को पुख्ता करने के लिए नैयर ने अपनी किताब लीडर्स एंड आइकॉन्स में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख किया है। साथ ही नैयर एक जगह एक और किस्सा बताते हैं। एक बार शास्त्री ने नैयर से कहा कि वो इलाहाबाद लौट जाना चाहते हैं। नैयर ने शास्त्री को याद दिलाया कि नेहरू ने खुद उन्हें चुना है। ये सुनते ही शास्त्री बिफरते हुए बोले कि नेहरू की नजर हमेशा अपनी बेटी इंदिरा पर थी। हालांकि उन्होंने माना था कि सिर्फ इसी कारण से इंदिरा प्रधानमंत्री बन जाए ये आसान नहीं था। अपने दूसरे लेखों में नैयर एक दूसरा नजरिया भी रखते हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि जब कामराज ने नेहरू से प्लान डिस्कस किया तो नेहरू ने साफ साफ कुछ नहीं बताया। उन्होंने कामराज से कहा कि उत्तराधिकार का फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि इस बातचीत में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा दोनों का नाम आया था और शास्त्री कामराज की पहली पसंद थे। इस सवाल के जवाब में कई मत सामने आते हैं। कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके थे। ताशकंद में प्रधानमंत्री शास्त्री की मृत्यु के कई साल बाद नैयर ने लिखा, हम जो लोग शास्त्री के साथ काम करते थे देख सकते थे कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा थी। एक और जगह वो लिखते हैं, एक बार शास्त्री ने उनसे कहा था, क्या तुम समझते हो मैं कोई संत हूं जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहूंगा।
हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे इस बात का खंडन करते रहे कि शास्त्री ऐसी कोई महत्वाकांक्षा रखते थे। HY शारदा प्रसाद के पुत्र RV शारदा प्रसाद प्रिंट में लिखे एक आर्टिकल में बताते हैं कि नेहरू के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस सवाल के बारे में लाल बहादुर शास्त्री के अपने मत थे। उनके हिसाब से अंत में मुकाबला उनके और मोरारजी देसाई के बीच होना था। शास्त्री मानते थे चूंकि पार्टी में मोरारजी की लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो मोरारजी को आसानी से हरा देंगे। पार्टी के कई सांसद मोरारजी के खिलाफ किसी को भी समर्थन देने को तैयार थे और ये बात शास्त्री के हक में जाती थी। इंदिरा की उम्मीदवारी के बारे में शास्त्री मानते थे कि पिता की मृत्यु के तुरंत बाद इंदिरा ऐसी किसी उठापटक से बचना चाहेंगी। उनका मानना था कि अगर इंदिरा PM पद के लिए उम्मीदवारी जताती भी हैं तो उनके और शास्त्री के बीच मुकाबला कड़ा होगा। और चूंकि शास्त्री को के कामराज, जो तब कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका समर्थन प्राप्त था, इसलिए उनकी जीत पक्की थी। RV शारदा प्रसाद लिखते हैं कि शास्त्री की नजर में देश को लीड करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे JP जयप्रकाश नारायण, लेकिन JP खुद को गांधी की परंपरा का व्यक्ति मानते हुए सत्ता से हमेशा कन्नी काटते रहते थे। बहरहाल समझते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए किस तरह की उठापटक हुई। इस रेस में 3 लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा था, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, प्रधानमंत्री नेहरू के अंतिम संस्कार के बाद मोरारजी के बेटे कांति देसाई उनसे आकर मिले और उन्होंने नैयर से कहा, तुम शास्त्री को बता सकते हो कि हमारे पास बहुमत का सपोर्ट है। नैयर ने तुरंत यूनाइटेड न्यूज में एक स्टोरी छापते हुए लिखा कि अभी प्रधानमंत्री नेहरू की राख ठंडी भी नहीं हुई है और मोरारजी ने सत्ता पर दावा ठोक दिया है। जब मोरारजी के बारे में अखबार में ये छप रहा था, शास्त्री अपना पूरा समय और शक्ति नेहरू के अंतिम संस्कार और उसकी बाद की तैयारियों में खपा रहे थे। नैयर अपने लेख में लिखते हैं, नेहरू के प्रति शास्त्री की वफादारी को लोग कभी नहीं भूलेंगे। नैयर का ये लेखक मोरारजी के अरमानों के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। अब तक 100 के आसपास कांग्रेस के सांसद अपना मन नहीं बना पाए थे कि वो लाल बहादुर शास्त्री को सपोर्ट करेंगे या मोरारजी देसाई को। यूनाइटेड न्यूज में नैयर का लेख पढ़ते ही इनमें से अधिकतर शास्त्री के समर्थन के लिए तैयार हो गए। नैयर बताते हैं, इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने उन्हें निजी रूप से धन्यवाद दिया। मोरारजी आगे कई सालों तक कहते रहे कि नैयर के लेख के चलते ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। शास्त्री मानकर चल रहे थे कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा और नैयर के आर्टिकल ने यह बात पक्की कर दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने का आग्रह किया, लेकिन इंदिरा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो पिता की मृत्यु का शोक मना रही हैं। इसके बाद PM शास्त्री ने उनसे कहा कि वो नेहरू परिवार में से किसी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसलिए अगर इंदिरा मना करती हैं तो वो ये पोस्ट उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित को ऑफर करेंगे। इंदिरा और विजय लक्ष्मी पंडित की बचपन से ही नहीं बनती थी। इंदिरा को लगा अगर विजय लक्ष्मी मंत्री बन गई तो उनके लिए और मुसीबतें खड़ी करेंगी, इसलिए उन्होंने कैबिनेट पोस्ट का ऑफर स्वीकार कर लिया। कुलदीप नैयर लिखते हैं, ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद स्वर्ण सिंह ने उनसे पूछा था, कुलदीप तुम्हें क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तब नैयर ने उनसे वही बात दोहराई जो कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री शास्त्री ने उनसे कही थी। शास्त्री जी ने उनसे कहा था, अगर अगले 2 साल में मेरी मृत्यु हो गई तो इंदिरा मेरी उत्तराधिकारी होंगी, अगर बचा रहा तो यशवंत राव चव्हाण। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी नंदा एक और बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने। इस बार मोरारजी देसाई ने देर न करते हुए तुरंत प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया। नेहरू के एसोसिएट रहे NK शेषन के अनुसार गुलजारी लाल इंदिरा से मिलने पहुंचे और बातों बातों में उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो PM पद की उम्मीदवार होंगी। इंदिरा ने साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। तब नंदा ने उनसे 1967 तक PM बने रहने के लिए सपोर्ट मांगा। इंदिरा ने जवाब दिया, जो पार्टी चाहेगी वही उनका भी फैसला होगा। नंदा को लगा बात बन गई। वो दौड़े दौड़े कामराज के पास पहुंचे और उनसे 1967 तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए समर्थन मांगा। सिंडिकेट के बाकी नेता चाहते थे कि कामराज खुद PM बने। तब कामराज ने अपना वो फेमस जवाब देते हुए कहा था, नो इंग्लिश नो हिंदी हाउ, यानी ना तो मुझे हिंदी आती है ना इंग्लिश में प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूं। इसके बाद कामराज ने इंदिरा के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया और इंदिरा ने 355 सांसदों का समर्थन पाकर आसानी से मोरारजी को हरा दिया। यहां से भारत की राजनीति में इंदिरा युग की शुरुआत हो गई।
आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।